जब आप प्रिंसिपल बने उस वक्त कॉलेज के इंतज़ामी मामलात के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह के इंतज़ामी मामलात चल रहे थे, और फिर प्रिंसिपल बनने के फ़ौरन बाद जो चैलेंजेस आपके सामने थे उनके बारे में थोड़ा सा हमें आप बताएं। देखें जी, मैंने कोई मोर देन 30 ईयर्स इस कॉलेज के अंदर तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा था कि इस कॉलेज को क्या इसका एक रोल है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से। ये एक बड़ा आइडियल कॉलेज है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज है, और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के एक तालीमी अदारे के हवाले से इसका एक जो रोल है वो भी बहुत बड़ा रोल बनता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि इस कॉलेज को वो मुकाम नहीं मिल सका, या उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनका रोल होना चाहिए था, वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को शायद उस तरीके से नहीं पूरा किया कि इसको एक डिस्ट्रिक्ट का एक मिसाली कॉलेज जो है वो बनाते। और स्पेशली 1995 में हमारे 3 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो MA की क्लासेस शुरू हुई, लेकिन 2015-16 तक ये हमारे 3 MA भी ख़त्म हो गए, बजाय इसके कि हम इसको आगे प्रमोट करते या नए डिसिप्लिन या नए सब्जेक्ट जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक था कि जो नहीं होना चाहिए था। अगर हम कंपेयर करें इसको ऐसी कॉलेज के साथ या ख्वाजा फरीद कॉलेज के साथ, वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर MA MSc की क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी हो रही हैं, लेकिन हमारा कॉलेज जो था वो इस हवाले से तालीमी लिहाज से बहुत पीछे रह गया। और फिर इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि 2010 से BS शुरू हो गए। हमारे 2 बड़े कॉलेज थे डिवीज़न के, SC कॉलेज और ख्वाजा फरीद कॉलेज। वहाँ 2012 से जो है वो ग़ालिबन या 2010 या 12 से BS की क्लासेस जो है वहाँ पे शुरू हो गई, और कई सारे सब्जेक्ट्स के अंदर वहाँ पे BS जो है वो चल रहे हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में 2016 में 2 BS शुरू हुए, BS उर्दू और BS इंग्लिश, लेकिन उसके बाद कोई BS शुरू ना हो सका। तो मैं ये समझता था कि हमारा जितना बड़ा कॉलेज है, 50 एकड़ इसका रकबा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी फैकल्टी है, MA MPhil PhD लोग जहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसका मेजर रोल होना चाहिए BS के हवाले से, आला एजुकेशन के हवाले से। तो उस हवाले से हम बहुत पीछे थे। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो इतना बड़ा कॉलेज है उसको आगे आना चाहिए। और गो के 2 BS हमारे शुरू हुए थे प्रोफेसर शफीक साहब के दौर में, और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था। कॉलेज की जो बोर्ड के अंदर जो पोजीशंस थी, यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोजीशंस थी, ना सिर्फ मैंने उस लेवल को बरकरार रखना था, ये भी एक चैलेंज था कि मैंने उस लेवल को भी बरकरार रखना जो एक लेवल सेट हो गया था अब तक पोजीशंस के हवाले से, तालीमी जो नताइज थे उस सब बोर्ड्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उस हवाले से, बल्कि उससे हमने इसको आगे लेके जाना था। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने इसको मैं अपने 2 साला दौर में किस हद तक इसको आगे बढ़ा सकता था, इसकी तालीमी जो शोबे के अंदर जो सरगर्मी है उसको। तो एक तो हमारे पीछे रहने से प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे छोटे जो कॉलेजेस थे वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, और BS के नाम पे लोगों को लूट रहे थे, और ना उनके पास क्लासरूम्स थे, ना लैब्स थी, ना उनके पास फैकल्टी थी, लेकिन वो भारी फ़ीसें लोगों से वसूल करके जस्ट डिग्रियां बांट रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मैंने अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना है, और ये जो प्रैक्टिस हो रही है लोगों को लूटने की, प्राइवेट कॉलेजेस जो कर रहे हैं, उसको मैं ख़त्म करना चाहता था। तो मेरा जो टारगेट था, मेरा जो एम था बतौर प्रिंसिपल बनने के बाद, वो ये था कि मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर BS शुरू करना चाहता था, ताकि मेरा कॉलेज SC कॉलेज, ख्वाजा फरीद कॉलेज के जो है वो हम पल्ला हो जाए, उनके बराबर चला जाए। और ये जो बहुत बड़ा गैप आ गया, हम इतने पीछे रह गए एजुकेशन के हवाले से, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतना बैकवर्ड हो गया है एजुकेशन के हवाले से, मैं इस खला को पुर करना चाहता था। और ये मेरा एक अज़म था, एक डिटर्मिनेशन थी, एक आइडियल था मेरा, और मैंने इसी मिशन को जो है वो चार्ज संभालते ही मैंने इस मिशन को जो आगे बढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो BS मैंने शुरू करवाए, और उसमें BS फ़िज़िक्स है, BS केमिस्ट्री,
कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स और BS इस्लामियात। तो 5 सब्जेक्ट्स के अंदर BS शुरू करवाना एट ए टाइम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसके लिए पहले NOC लेना था, फिर उसके बाद एफिलिएशन लेनी थी। लेकिन मेरे पास ना NOC था ना एफिलिएशन थी, लेकिन मैंने बच्चों के एडमिशन किए और अल्लाह पे तवक्ल करके और मैंने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह NOC भी मिला और फिर उसके बाद एफिलिएशन भी मिली मुझे यूनिवर्सिटी से। और मेरा डिवीज़न का वाहिद कॉलेज था कि 2019 में जिसको इन 5 मज़ामीन के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी ने एफिलिएशन दी। अदरवाइज़ उस साल की यूनिवर्सिटी ने किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दी। तो एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था जिसको मैंने एक चैलेंज समझ के इस काम को किया। और फिर दूसरी मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने अपने विजन के मुताबिक अपना जो बजट से पहले जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट को जाती हैं, तो मैंने जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से या मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जो अपनी प्रपोज़ल दी, उसमें एक BS ब्लॉक की प्रपोज़ल भी मैंने भेजी थी। बहुत सारे बाकी भी कंस्ट्रक्शन के या M&R के काम मैंने जो थे वो उसमें भेजे, लेकिन BS ब्लॉक का एक मेजर मेरा वो प्रोजेक्ट था जो मैंने शामिल किया अपनी मिसिंग फैसिलिटीज़ के अंदर। और अल्लाह का शुक्र है कि 2019 के बजट में 16 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो मेरा एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ और उसमें 16 कमरे हैं, 4 लैब्स हैं उसके अंदर, और लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है और ऑफिसेज़ हैं। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है, एक बहुत ह्यूज बिल्डिंग जो है वो बन रही है और उसके लिए 16 करोड़ का जो है वो बजट जो है वो मंजूर हुआ है। और इस वक्त उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो DPC तक उसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। तो ये 2 मेजर प्रोजेक्ट थे, BS क्लासेस का इजरा और फिर BS ब्लॉक की जो तामीर है। और उसके साथ ही मैंने ये भी किया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो बेरोज़गार नौजवान थे उनके लिए गवर्नमेंट एक रोज़गार सेंटर कायम करना चाहती थी। और मुझसे जब ये प्रपोज़ल, बल्कि मेरे प्रिंसिपल बनने से पहले भी ये प्रपोज़ल आई थी, लेकिन इस प्रपोज़ल को जो है वो उस वक्त के प्रिंसिपल ने जो है वो अहमियत नहीं दी। लेकिन मैं ये समझता था कि ये बड़ी एक अवामी अहमियत का हामिल जो है वो एक मंसूबा है। और ये जो रोज़गार सेंटर था, इसकी फ़ंडिंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने करनी थी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इसको मैनेज करना था और इसके लिए जो है वो बिल्डिंग और बाकी जो मावनत थी वो कॉलेज के ज़िम्मे थी। तो मैंने चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने 18 फरवरी को चार्ज लिया बतौर प्रिंसिपल और 21 फरवरी को मैंने ये पहला काम किया, एक MOU साइन किया। और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे कॉलेज के अंदर रोज़गार सेंटर जो है वो कायम है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो बेरोज़गार MA MSc नौजवान हैं वो ऑनलाइन जो है वो इस वक्त इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी फ़िज़िकल क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं और इसमें 3 बैचेस जो है वो डेली जो है वो निकलेंगे। 50 बच्चों का बैच होगा, जिसमें एक 9 से 11 बजे तक होगी क्लास, फिर 9 से 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक और फिर 1 से 3 बजे तक। तो इस तरह से 150 बच्चा जो है वो कम से कम हर 3 माह के बाद जो है यहाँ से फ़ारग़ तहसील होकर घर बैठकर इंटरनेट के ऊपर जो है वो रोज़गार कमा सकेगा। तो ये एक पब्लिक वेलफेयर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको मैंने अप्रूव किया एज ए प्रिंसिपल और ये भी कामयाब रहा मेरा प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद चूँकि हर साल जो है वो बच्चों की तादाद बढ़ रही है और हमारे पास रूम्स की शॉर्टेज है, टीचर्स की शॉर्टेज है और बड़े ग्रुप्स हमें बनाने पड़ते हैं, कमरों में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती और 150-150, 200 का ग्रुप होता है बच्चों का। तो ये इंतज़ामी मसाइल थे हमारे और उसमें मैंने इन इंतज़ामी मसाइल को पेश नज़र रखते हुए ये भी किया कि मैंने इवनिंग क्लासेस, इंटरमीडिएट के अंदर इवनिंग क्लासेस के इजरा का प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिवीज़न का वाहिद कॉलेज है कि जिसमें इंटरमीडिएट के अंदर जो है वो इवनिंग क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं। और इस 2 साल इस वक्त सेकेंड ईयर क्लास भी आ गई है इवनिंग के अंदर। फ़र्स्ट ईयर जो थी पिछले साल, इस वक्त वो सेकेंड ईयर में है और फ़र्स्ट ईयर के नए दाखिले भी इसके अंदर हो गए हैं। तो 500 से ज़्यादा बच्चे जो है वो मेरे पास इवनिंग क्लास के अंदर इस वक्त एनरोल हैं। तो सेकंड शिफ्ट का जो इजरा है ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था जिसको मैंने किया
और एक इनिशिएटिव लिया, और वो जो रश था हमारे मॉर्निंग क्लासेस के अंदर, उस रश को मैंने कम करने की कोशिश की, और जो एक क्वालिटी एजुकेशन जो है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम था, ताकि मॉर्निंग के बच्चे जो हैं वो भी एक बेहतर माहौल के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें, और जो बच्चे जिनको मॉर्निंग में एडमिशन नहीं मिल सकता था उनको इवनिंग के अंदर हमने एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, ताकि वो भी बेहतर नंबरों के साथ जो वो पास हो सकें। तो उसके साथ ही मैंने एज़ ए प्रिंसिपल कॉलेज की एक वेबसाइट जो है वो बनवाई, ताकि कॉलेज का जितना जो डाटा है उसको हम कंप्यूटराइज़ कर सकें, उसको ऑनलाइन कर सकें, और एक बच्चों तक जो एक्सेस है कॉलेज की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ तक हो सके, और बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी हम उनके पेरेंट्स तक पहुँचा सकें। तो उसके लिए जो है कॉलेज की वेबसाइट का काम जो है वो अमल में लाया गया है। और उसके साथ साथ एज़ ए प्रिंसिपल मैंने जो कॉलेज की तामीर M&R के हवाले से जो काम थे, उसकी तोसी के हवाले से जो काम थे वो किए, जिनमें फिर कॉलेज की जो मेन रोड थी मेन गेट से अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो ये सड़कें भी हमारी जो थी वो चूँकि पुरानी बनी हुई थी और इतनी कुशादा नहीं थी, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई थी, बच्चों की जो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ जो थी वो भी स्टाफ की गाड़ियाँ उन सड़कों से गुज़रना मुश्किल था। तो उन सड़कों की एक्सटेंशन जो है वो की, उनकी तोसी की, और वो सड़कें जो हमारी 14 फुट चौड़ी थी उनको मैंने 40 फुट तक वाइड किया। और फिर पानी का सबसे बड़ा मसला था कि नहरी पानी हमारे कॉलेज का तकरीबन ख़त्म हो गया था आबादियों के अंदर कॉलेज आने की वजह से। तो इसलिए हमारे जो सरसब्ज़ दरख्त थे वो उनको कायम रखना और एक सरसब्ज़ माहौल को कायम रखना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। तो उसके लिए मैंने 2 नए ट्यूबवेल जो है वो कॉलेज के अंदर लगवाए, फिर उसके अंदर जो है वो पुलियाँ बनवाई पानी की क्रॉसिंग के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा जो कॉलेज है वो सरसब्ज़ है और हर तरफ हरियाली है, लॉन्स के अंदर दरख्त जो है वो परवान चढ़ रहे हैं, और एक सरसब्ज़ पाकिस्तान का जो एक तस्वर है वो उसको हमने प्रमोट किया है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप जिक्र कर रहे थे BSc क्लासेस के हवाले से, तो उस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि BS क्लासें ना होने की वजह से जो नुकसान हुए हैं उस पर ज़रा रोशनी डालें। देखें, BS क्लासेस जो थी ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी थी मेरे कॉलेज के अंदर, और जब मैंने बतौर प्रिंसिपल जो है वो ज़िम्मेदारी संभाली तो मैंने उस वक्त बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैंने इस केस को जो है वो आगे बढ़ाया, और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से इसके NOC लेना था। फिर उसके बाद जो है वो हमने यूनिवर्सिटी से IUB से जो है इसकी एफिलिएशन लेनी थी। ये 2 बड़े मुश्किल मराहिल थे, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि NOC का हसूल और उसके बाद एफिलिएशन का हसूल। हमारे पास टाइम चूँकि बड़ा शॉर्ट था, एप्लीकेशंस हमारी जो थी वो मई 2019 में मूव हो गई थी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को NOC के लिए, और मैं समझता था कि ये जब तक FSC का रिज़ल्ट आएगा उस वक्त तक हमें NOC मिल जाएगा। और इसी उम्मीद पे जब 4 सितंबर को FSC का रिज़ल्ट आ गया, FA का FSC का, तो हमने उस वक्त तक तो हमें कोई NOC नहीं मिला था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला करना था कि क्या मैंने BS शुरू करनी है या नहीं करनी। लेकिन मैंने बहरहाल ये फ़ैसला किया कि मैंने BS शुरू करने हैं, और NOC जब तक हमने मेरिट लिस्टें लगानी उस वक्त आ जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से 30 सितंबर को हमने मेरिट लिस्टें लगानी थी, उस वक्त तक भी NOC हमें ना मिल सका। और फिर उसके बाद ये था कि मेरिट लिस्टें लगाएं या ना लगाएं, यहाँ भी हम एक ऐसे मोड़ पे आकर खड़े हो गए थे कि वहाँ पे फ़ैसला करना मुश्किल था मेरे लिए कि मैं शुरू करूँ या ना करूँ। लेकिन मैंने फिर भी बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े हौसले के साथ जो है वो एक फ़ैसला किया कि मैंने जो है वो BS क्लासेस स्टार्ट करनी है। हमने एडमिशन जो है वो मेरिट लिस्टें उनके लगा दी, बच्चों से जो है वो ड्यूज़ वगैरह मैंने अपने ऑफिस को कह दिया कि वसूल कर लें। और फिर उसके बाद जो है वो हमने इस केस को जब परसू किया, यानी 1 अक्टूबर से हमारी जो है वो एडमिशन हमने बच्चों से ड्यूज़ वगैरह वसूल करने शुरू कर दिए, और 15 अक्टूबर को जो है वो हमारी क्लासेस शुरू हो गई।
228 बच्चे हमारे दाखिल हुए इन 5 डिसिप्लिन के अंदर। 50 फ़िज़िक्स में, 50 केमिस्ट्री में, 50 मैथमेटिक्स में, 50 बच्चे जो थे वो कंप्यूटर साइंस में और 28 बच्चे इस्लामियात में दाखिल हुए। तो इस तरह 228 बच्चे हमने दाखिल कर लिए, लेकिन एनओसी हमारे हाथ में उस वक्त नहीं था। और उसके बाद जो है वो फिर हमें सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाने पड़े, और शायद कोई गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इतना पेन कोई भी प्रिंसिपल नहीं लेता कि वो एक सरकारी काम के लिए जो है वो इतनी पेन ले, लेकिन मुझे वहाँ पे भी कई दफ़ा जाना पड़ा। उस केस को मैंने परसू किया सेक्रेटेरिएट के अंदर, और मेरे प्रोफेसर्स जो थे वो भी 2 हफ़्ते एक प्रोफेसर रहा, 2 हफ़्ते फिर एक प्रोफेसर रहा। इस तरह से 18 नवंबर को जाकर हमें एनओसी जो है वो मिला है। 18 नवंबर के बाद हमने यूनिवर्सिटी को भी एप्लीकेशन भिजवा दी एनओसी के साथ, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 4 दिसंबर को हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई एफिलिएशन के लिए। और ये उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम या तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से एफिलिएशन लें, ये भी एक मुश्किल काम था, या फिर जो हम गवर्नर को अप्रोच करें, या फिर हम हाई कोर्ट के अंदर जो वो रेट कर दें इसके। तो बहरहाल मीनवाइल जो है वो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात करते हैं और उनको अपने ये जो सारी सूरत हाल है उनको वाज़े करते हैं और उनको ब्रीफिंग देते हैं अपने कॉलेज के हवाले से कि इतना बड़ा कॉलेज है और एजुकेशन के हवाले से बैकवर्ड है, और हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम लोगों को आला एजुकेशन की सहूलतें देना चाहते हैं, लेकिन वीसी हमारे लिए हर्डल बना हुआ है। तो हम उस मकसद को लेकर इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद उनसे मुलाकात की हमने, असद कैसर से मैंने अपने कॉलेज का पूरा इंट्रोडक्शन उनको करवाया, ब्रीफिंग दी। बहरहाल उन्होंने मेहरबानी की और उसी वक्त जो है उन्होंने टेलीफ़ोन किया वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, और नेक्स्ट डे जो है वो हमारी फ़ाइल जो उन्होंने दोबारा मांग ली, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 जनवरी जो है 2020 में जाकर हमें एफिलिएशन मिली। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतने 228 बच्चों का बोझ प्रिंसिपल के कंधों के ऊपर था, और जबकि हमारे पास एनओसी भी नहीं था, हमारे पास एफिलिएशन भी नहीं थी। और ये 2 मुश्किल मराहल जो है वो अपने अल्लाह ताला की मदद से और अपने अज़म के साथ जो है उनको पाया तकमील तक पहुँचाया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए कि उनको एक गवर्नमेंट के अदारे के अंदर, जहाँ पहले सेमेस्टर के अंदर 10,000 फ़ीस है और फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है वो 6,000 फ़ीस रह जाती है, तो इतनी एक माइनर सी फ़ीस के साथ जो गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकेंगे। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने छोटे से टेन्योर के अंदर, एक मुख्तसर टेन्योर के अंदर जो है वो 5 सब्जेक्ट जो है वो भी बड़े मेजर सब्जेक्ट, जिनमें साइंस सब्जेक्ट थे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और इनको इंट्रोड्यूस करवाया। और आला तालीम के दरवाज़े जो है वो आम लोगों के लिए खुले मेरे इस फ़ैसले से। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किलात बहुत थी, गो के कोई भी सूरत हाल जो वो डेवलप हो सकती थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ये एक गिफ्ट था मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, एक तोहफ़ा था, अल्लाह ताला की एक नेमत थी जो मिली है। और इस वक्त मेरे कॉलेज के अंदर 7 BS जो है वो चल रहे हैं, एक मिनी यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो कॉलेज जो है वो गामजन है। आज के इस दौर में जैसा कि आप जानते हैं सियासी मुदाखलत अदारों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपके दौर के अंदर, अदारे के अंदर किस हद तक थी सियासी मुदाखलत, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएँ कि कॉलेज हज़ा में कितनी सियासी मुदाखलत किस हद तक? देखिए जी, सियासत तो इस वक्त बच्चों का जो रुझान है वो ज़्यादा एजुकेशन के अंदर है, और एजुकेशन के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सियासी सरगर्मियाँ जो वैसे ही बड़ी महदूद हो गई हैं बच्चों की। लेकिन फिर भी अगर कॉलेज के अंदर प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है वो अगर एफिशिएंट हो और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अगर सही तरीके से निभाए, तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो कॉलेज के अंदर हो सकती हैं। तो एक तो मैंने अपने डिसिप्लिन के हवाले से उसको, अपने प्रोक्टोरियल बोर्ड को एक्टिवेट किया, और उसके साथ साथ जो था मैंने अपने स्टाफ को अपने साथ जो है वो अटैच रखा, चूँकि अगर मैं अपने इन मामलात में उलझ जाता
कि स्टाफ के साथ अपने ताल्लुकात मेरे को अच्छे ना होते या मैं कोई डिसिप्लिन के मामलात को अगर मैं मेंटेन ना कर सकता तो शायद मुझे जो BS मैंने शुरू किए, जो BS ब्लॉक मैंने मंजूर करवाया, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और फिर इवनिंग क्लासेस थी, फिर उसके बाद रोज़गार सेंटर का क़याम था। तो ये बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे, शायद मैं ये इनको जो है वो स्टार्ट ना कर सकता या इनको पाया तकमील तक ना पहुंचा सकता। तो मैं एक तो डिसिप्लिन के मामलात मेरे बहुत अच्छे रहे, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई सियासी तौर पे, ना कोई सियासतदानों की तरफ से ना बच्चों की तरफ से कि उनकी कुछ सियासी एक्टिविटीज़ हों। और दूसरी बात जो थी वो एक अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप मैंने अपने स्टाफ के साथ बरकरार रखा और उससे मुझे जो है वो बड़ी यकसुई के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो मैं अपने उन मामलात को जो मेरे जहन में थे उनको मैं आगे बढ़ा सका। बहुत सारी बातें हमें जानने को मिली हैं। तो जैसे कि आपका इंटरव्यू वतन अजीज़ के तलबा भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वतन अजीज़ के तलबा और बिलखुसूस शहर वफा भावनगर के तलबा और तालबात के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मैंने एज़ ए प्रिंसिपल जो मेरे हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ थीं, मैंने कोशिश की है कि उन ज़िम्मेदारियों को मैं एक अच्छे तरीके से, एक खुश असलूबी के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। और मिशन मेरा ये था कि मैं चूँकि एक पब्लिक ऑफिस बियरर था और मेरे पास एक पब्लिक ऑफिस था और मैं पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहता था और ऐसे मंसूबे शुरू करना चाहता था जिससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके और वो मेरे मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचे। और मैं अपने तलबा को और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो है वो विल पावर होनी चाहिए। आप कोई भी काम जो है वो दुनिया के अंदर आप कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम जो है उसको भी आप जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है। मेरे ये जितने प्रोजेक्ट थे, मेरे जितने भी काम थे, वो मेरी विल पावर के ज़रिए से और अल्लाह ताला की मदद से पाया तकमील को पहुँचे। और आप विल पावर अपनी रखें, अपना मिशन जो है वो अपना हाई रखें, अपना विजन हाई रखें और इंशाल्लाह नाकामी कभी नहीं होगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी।